नमस्कार दोस्तों, VBNT में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि होम्योपैथिक एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथिक सुरक्षित, सरल व असरकारक मानी गई है, लेकिन होम्योपैथिक को लेकर कई झूठ, गलतफहमी, अफवाह, मिथक और भ्रम है। इन गलतफहमी, अफवाह, मिथक और भ्रम को लेकर VBNT ने होम्योपैथिक के जाने माने और भारतीय चिकित्सा रत्न वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर रजनीश कुमार शर्मा से बातचीत की। डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो सवाल है हमारा वो ये है कि लोगों के मन में ये है कि होम्योपैथिक असर बहुत देर से करती है, कितनी सत्यता है? ये एक मिथ है। इस मिथ के पीछे होम्योपैथी जिम्मेदार है। होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जिसमें कि पेशेंट के सभी लक्षणों को, मानसिक और शारीरिक लक्षणों को एक साथ एकत्रित करके उनके आधार पर किसी औषधि का चयन किया जाता है। ये बात यहीं पूरी नहीं होती। औषधि के सही चयन के बाद भी किस पोटेंसी में, किस शक्ति में वो दवा देनी चाहिए और कितनी बार रिपीट करनी है, कब रिपीट नहीं करनी है, कितने दिनों के गैप पर देनी है, ये सब बातें उसमें काउंट करी जाती हैं। साथ में ये भी देखना होता है कि पेशेंट की कोई ऐसी हैबिट तो नहीं है, किसी गलत हैबिट की वजह से बीमारी तो नहीं बन गई, या कोई ऐसा कोई कॉज तो अंदर नहीं बना हुआ जो उस बीमारी को बनाए हुए है। इन सब चीज़ों को अगर हम देख के ट्रीटमेंट करें तो बहुत फास्ट रिलीफ होगा। सपोज किसी के आँख में कोई कंकड़ पड़ गया, हमने उसको वॉश कर दिया, छोटा सा पार्टिकल कहीं छूट गया, हमने सोचा कि हमने उसकी आँख धो दी, उसमें से कंकड़ जैसा था वो निकल गया, छोटे पार्टिकल पर हमारा ध्यान नहीं गया। अब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया तो होगा क्या, वो छोटा सा पार्टिकल अंदर इरिटेट करता जाएगा, दवाई देते जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर ध्यान से देखना पड़ेगा कुछ रह तो नहीं गया। तो हम क्या सोचते हैं, हो सकता है कोई घाव रह गया हो, उस घाव की वजह से इरिटेशन आ रहा होगा। अब उस घाव का ट्रीटमेंट हमने शुरू कर दिया, तब भी रिलीफ नहीं हुआ क्योंकि घाव के अंदर तो कंकड़ पड़ा हुआ है छोटा सा। जब हमने बड़ी बारीकी से उसको देखा, परखा, उसका अध्ययन किया तो पता लगा अंदर कुछ पार्टिकल है, उस पार्टिकल को हमने रिमूव कर दिया। अब तो आप दवाई दें या ना दें, बॉडी तो अपने आप ही उसको ठीक कर लेगी। दवा क्या करेगी, उस चीज़ को और फास्ट कर देगी। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया। इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसमें डॉक्टर की कहीं ना कहीं अपनी नेग्लिजेंस या कमी या कोई धोखे से कभी रह जाना, कोई फेलियर, ये अपनी तरफ से होता है। होम्योपैथी में कोई परेशानी नहीं है, होम्योपैथी बहुत फास्ट रिलीव करती है, उसमें कोई शक नहीं है। अगर आपने सही दवा दी है, सही समय पर दी है, सही पावर में दी है, सही रिपीटिशन में दी है और सही व्यक्ति को दी है सही समय पर, और किसी भी मेंटेनिंग कॉज को आपने वहाँ से हटा दिया है, तो आपको ऐसा असर होगा जैसे आप किसी इंजेक्शन से भी फास्ट आपको रिलीफ महसूस होगा। सर, एक मिथ और है, कहते हैं कि होम्योपैथी की दवाई खाने के वक्त लहसुन है, प्याज है या खुशबू वाली चीज़ें हैं, ये नहीं खानी चाहिए। कितना आधार इसका बनता है सर? देखिए, पहले एक होम्योपैथी में जो दवाई देने का जो तरीका था वो ऐसा था कि अल्कोहल में किसी मेडिसिन को बनाना, उसको प्रिजर्व करके रखना और लैक्टोज या चीनी की बनी हुई गोलियों पर डालकर उसको मीठा करके उसको देते थे। तो ये एक मिथ थी कि अल्कोहल बहुत सी चीज़ों को, सुगंधित चीज़ों को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर उसका सॉल्यूशन बना लेता है। और वास्तव में ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है कि जितने भी ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो बहुत तेज़ी से अल्कोहल में घुल जाते हैं। होता क्या था कि डायरेक्ट लिक्विड ओपन छोड़ दिया या गोलियों के ऊपर होम्योपैथी दवाई लिक्विड डाल दिया और साथ में सुगंधित चीज़ कोई आ गई और वो उसके अंदर डिजॉल्व हो गई, उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई। हज़ारों में एक बार ऐसा हुआ होगा, हमेशा नहीं होता था। तो शायद किसी एक को कोई प्रॉब्लम आई हो या असर ना हुआ हो, उसके पीछे और भी फैक्टर्स रहे होंगे, लेकिन ऐसा अब नहीं है। एक तो फार्मेसी में, होम्योपैथी में ये लिखा हुआ है कि जब भी किसी होम्योपैथिक मेडिसिन को आप डिस्पेंस करेंगे, किसी पेशेंट को देंगे, तो गोलियों पर जब लिक्विड डालेंगे तो ड्राई करने के बाद देंगे, गीली गोलियां नहीं देनी है। उसमें लिखा हुआ है कि आप पहले पोर्सलिन के बाउल में गोलियां ले लें, उसके ऊपर लिक्विड डाल दें, उसको उड़ने दें, मिक्स होने के बाद फिर ब्लॉटिंग पेपर से सुखाएं। सुखाने के बाद उसको आप कांच की शीशी में भरें, प्लास्टिक की शीशी में भरें या कागज़ की पुड़िया में बनाएं, सूखी गोलियां बनाएं। जब सूखी हुई चीनी की गोली होंगी या लैक्टोज की गोली होंगी तो कहाँ से किसी खुशबू को एब्जॉर्ब कर लेंगी, क्यों केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, ड्राई में तो नहीं होना। दूसरा, हर मेडिसिन के लिक्विड में रिएक्शन नहीं होगा, ये भी कोई वो नहीं है। तो ये एक मिथ है जो पहले एक भ्रांति थी कि अल्कोहल में तो सब कुछ घुल जाता, सब कुछ तो अल्कोहल में भी नहीं घुलता।
अल्कोहल कोई सॉल्वेंट ऐसा यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं होता है। तो एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। खुशबू वाली चीज़ें, सुगंधित चीज़ें, एरोमेटिक चीज़ें, लहसुन, प्याज, इन सब की खुशबू के बारे में जो कहा जाता है उससे होम्योपैथी दवाइयों पे कोई असर नहीं पड़ता है। सर अभी आपने मिथ कहा, इससे पहले वाले सवाल को भी आपने मेरा मिथ बता दिया, दूसरे को ही बता दिया। तीसरा सवाल एक और है सर, जहाँ भ्रांति है कि इमरजेंसी केसेस में आप होम्योपैथी को यूज़ नहीं कर सकते या होम्योपैथी कहीं काम नहीं आता, कितनी सत्यता है? इस बात का उत्तर इससे पिछले सवाल में स्वतः ही निकल गया। इमरजेंसी की मेडिसिन, होम्योपैथी एक बहुत बड़ी इमरजेंसी की मेडिसिन है। कई बार ऐसी कंडीशंस में होम्योपैथी काम कर जाती है जहाँ पर दूसरी सिस्टम की मेडिसिन नहीं कर पाती हैं, बहुत स्लो कर पाती हैं। जैसे मैं बताऊँ, अचानक कोई कैंडिडेट किसी चीज़ से डर गया, रोड पर एक्सीडेंट देखा, किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसका ब्लड देखा, वो चक्कर खा के गिर गया, बेहोश हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कई बार तो मर तक जाते हैं लोग। मरने पर तो बात ही ख़त्म हो गई। अगर मान लीजिए किसी को कोई ऐसा दृश्य देखा से वो डर गया, शॉक में चला गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, अब हम उसको अस्पताल लेके आए, चाहे होम्योपैथी अस्पताल या एलोपैथी अस्पताल। एलोपैथी अस्पताल में तो उसने आते ही सबसे पहले इन्वेस्टिगेट किया, ईसीजी लिया, उसको चेंजेस दिखाई दिए, उसने उसको फटाफट सॉर्बिट्रेट उसके मुंह में डाली, एक उसको जो है एंजियोलिटिक उसके अंदर ट्रेमाडोल इंजेक्शन साथ में पेन किलर लगाया, या जो भी उसने अपना ट्रीटमेंट दे दिया XYZ। अब उसको थोड़ा टाइम लगा, पहले वो समझ रहा है कि क्या हुआ, उसका उसने इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद मेडिसिन स्टार्ट कर पाया, तब तक पेशेंट हमारा हो सकता है कोलैप्स कर जाए। और जब उसने मेडिसिन दी, सॉर्बिट्रेट टंग से काम करती है, अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स के थ्रू चलती है, नर्व एंडिंग से चलती है, सीधे एब्जॉर्ब हुई, ब्रेन में जगह काम कर दिया। अब होम्योपैथी में आइए, होम्योपैथी डॉक्टर सबसे पहले पूछे कैसे हुआ, बोले रास्ते में साहब एक्सीडेंट देख लिया, उसको हो गया। उसने फटाफट करे फियर फ्राइट की वजह से इसको प्रॉब्लम है, उसने फटाफट एंटी फ्राइट रेमेडी आती है, कई सारी आती है, उसमें एक एकोनाइट भी है, जैसी जीप पे डाली, सेकंड के भीतर रिएक्शन हुआ, उसका वो सब एंटीडोट हुआ, उसके सारे बॉडी के अंदर के कैटेकोलामिन्स डाउन चले गए और पेशेंट हमारा नॉर्मल हो गया। तो इतना त्वरित उसका इफेक्ट आपको मिलेगा जो दूसरी पद्धतियों में भी नहीं मिलेगा। कई और चीज़ें हैं, अभी कोविड चला था, ऑक्सीजन डाउन हो जाती थी, ऑक्सीजन तो लगानी पड़ती है, जब ऑक्सीजन कम है तो लगानी पड़ेगी, सब में लगानी पड़ेगी, इसमें भी होम्योपैथी में भी एलोपैथी में भी लगानी पड़ेगी। उसमें ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए क्या करते थे कि फेफड़ों के अंदर की जो ब्रोंकियोल्स होती हैं उनको हम फैला सकें, डायलेट कर सकें, ताकि रास्ता खुल जाए और उसमें ऑक्सीजन जाए। क्या करते थे, ब्रोंकोडायलेटर देना होता था, साथ में स्टेरॉइड देते थे, नेबुलाइज करते थे, ताकि रास्ता क्लियर हो जाए और ऑक्सीजन आ जाए। अब इस काम को करने के लिए, नेबुलाइज करने के लिए भी वक्त चाहिए, टेरिफ्लिन इंजेक्शन देने के लिए भी वक्त चाहिए, साथ में स्टेरॉइड को भी काम करने के लिए वक्त चाहिए, और उसके साइड इफेक्ट भी हमें मिलेंगे। अब शुगर पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट, हमें उसे स्टेरॉइड देना पड़ रहा है, उसके साइड इफेक्ट हम तैयार बैठे, हम साथ में क्या करेंगे, हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव भी देना पड़ गया, इंसुलिन भी देना पड़ा ताकि वो कंट्रोल कर सकें साइड इफेक्ट। होम्योपैथी में क्या हुआ, कंडीशन सामने आई कि ऑक्सीजन डाउन हो रही है, क्लियर कट है कि इस मरीज में ये लक्षण है, इस लक्षण के आधार पर हमें ये दवा देनी है। दवा देने के बाद विदिन सेकेंड्स, पार्ट ऑफ सेकंड में पता लगा SpO2 बढ़ना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि जैसी दवा जीप पर रखी जाती है, ये जीप की नर्व एंडिंग्स के थ्रू काम करती है, उनके साथ न्यूरो ट्रांसमीटर्स के साथ ब्रेन पर इसने एक्शन किया और एक सिग्नल आया ब्रेन से, इमीडिएटली मोटर सिग्नल ने क्या किया, ब्रोंकोडायलेशन शुरू किया, एकदम से ऑक्सीजन का सप्लाई अंदर की लंग्स में बढ़ाई और पूरी बॉडी में सप्लाई आ गई। तो कितना क्विक एक्शन, और इसकी इतनी एविडेंस है। ICU में पेशेंट्स को जितना फ़ायदा होम्योपैथी मेडिसिन से होता है, इतना एलोपैथी मेडिसिन से नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथी में कोई और दूसरी प्रॉब्लम है, एलोपैथी बहुत अच्छी साइंस है, लाइफ सेविंग साइंस है। बहुत से ऐसे काम आज भी हैं जिसमें कि होम्योपैथिक मेडिसिन जब तक हम सोचते हैं कौन से सिम्टम्स हैं क्या है, तब तक उसमें एक सेट होता है इमरजेंसी मेडिसिन का, वो हर पेशेंट में अप्लाई करा जा सकता है। जैसे पल्स डाउन हो गई, जब तक एक होम्योपैथिक डॉक्टर सोचेगा पल्स डाउन क्यों हुई थी, क्या करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन देनी है, किस पावर में देनी है, फिर वो अपने चेस्ट से बॉक्स से निकाल के जब तक वहाँ लाएगा, उसके जीभ पर डालेगा, तब तक तो देर हो जाती है। एलोपैथिक इमरजेंसी में क्या बेनिफिट मिलता है, उनके पास एट्रोपिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये सारी किट वहीं तैयार रखी रहती है। उन्होंने इमीडिएटली उसको इंजेक्शन दिया, उन्हें पता है कि इमरजेंसी आती है तो हमें यही देना होता है कि हमारे पास 4 ही दवाइयाँ हैं, उनमें से कुछ देना है, तो रेडी रहती है, सिरिंज में भरी रहती है, उठाया लगा दिया। तो वो जो समय बचता है वहाँ पर एलोपैथी बहुत बढ़िया हो जाती है। लेकिन सेम इफेक्ट हम होम्योपैथी से ले सकते हैं अगर हम ऐसी ही किट्स वहाँ तैयार रखें और एक बहुत ही स्किल्ड डॉक्टर वहाँ पर हमारा अपनी तत्परता से ड्यूटी कर रहा हो। सर अब हम इस सीरीज़ का नाम ही भ्रांति दूर कर देंगे आज से, क्योंकि आपने कई सारी भ्रांतियाँ दूर कर दी। उसमें से भी एक बड़ी भ्रांति ये है कि सर डॉक्टर साहब कि जनरली लोगों का ये मानना है कि होम्योपैथी डॉक्टर स्टेरॉइड्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, कितना सत्य है? ये तो भयंकर वाला मिथ है।
इसमें सारे मिथों की हद पार करने वाला मिथ है। होम्योपैथी में स्टेरॉयड का कंसेप्ट ही नहीं है। होम्योपैथी में तो एक ही कंसेप्ट है, लक्षण मिलाएं, उसके बेस पर जो रेमेडी इंडिकेटेड हो, जो पूर्विंग में जैसे सिम्टमेटिक रेमेडी कम आई हो उसके बेस पर दें, और जो कॉज मेंटेनिंग कॉज उसको हम रिमूव करें। और लाइफ सपोर्टिंग मेजर्स जो हमें इस्तेमाल करने हैं लाइफ को बचाने के लिए, हम एक्सेसरी मेजर्स साथ में यूज करें। ये तो होम्योपैथी करती है। अब होम्योपैथी में स्टेरॉयड का कोई कंसेप्ट ही नहीं बचा, उसके प्रिंसिपल भी नहीं है। अगर किसी होम्योपैथ ने चोरी से या धोखे से अपनी प्रैक्टिस को बचाने के लिए या अपनी कम नॉलेज को छुपाने के लिए या गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया हो और ये बात मार्केट में या समाज में आई हो, उसकी वजह से सारे होम्योपैथ बदनाम हो जाएं, ये तो बात गलत है। हाँ, ऐसा हुआ था, एक नाम नहीं ले रहा, एक होम्योपैथी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कुछ दवाइयों में, एलर्जी की दवाइयों में स्टेरॉयड मिला दिए थे, जो शायद उसने अपनी कंपनी की दवाइयाँ ज़्यादा बेचने की नीयत से मिलाई हो, जो अखबार में भी आया था, प्रूफ भी हुआ था, केस भी हुआ था, कंपनी भी बंद हुई थी। तो हो सकता है उसकी वजह से समाज में मिथ चली गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है, होम्योपैथी में कोई स्टेरॉयड नहीं होता। सर, क्या होम्योपैथी के होलिस्टिक ट्रीटमेंट है? जी बिल्कुल। अब तक जितनी भी चिकित्सा पद्धति आपने देखी होंगी या सुनी होंगी, उसमें ये होता है कि जिस बीमारी को आप लेके जाते हैं कि साहब क्या होगा, बुखार आ गया, वो टेस्ट कराता रहे, आपको टाइफाइड हो गया, टाइफाइड के बेस पर मेडिसिन दे दी, डेंगू होगा, डेंगू के बेस पर उसने ट्रीटमेंट दे दिया। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। होम्योपैथी में क्या है कि डिजीज़ कोई भी हो, सिम्टम सारे लेने होते हैं, उसमें मानसिक लक्षण भी लेने पड़ते हैं, शारीरिक लक्षण भी लेने पड़ते हैं, पारिवारिक लक्षण भी लेने पड़ते हैं, सामाजिक लक्षण भी लेने पड़ते हैं कि समाज उसको क्या परेशानी हो रही है, उसके शरीर को क्या परेशानी है, उसके मन में क्या परेशानी है, उसके मानसिक लक्षण क्या हैं, और उसका परिवार के प्रति उसका किस तरह का नेचर है, और समाज में उसकी क्या प्रतिष्ठा है, समाज में उसका क्या नेचर है, समाज के बारे में उसका किस तरह का विचारधारा है, पब्लिक की उसके लिए क्या विचारधारा है कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा तो नहीं है, बदला लेने की भावना तो नहीं रहती, छुपा सा तो नहीं रहता, डरपोक तो नहीं है, कुछ ज़्यादा करेजियस तो नहीं है, लोगों को परेशान तो नहीं करता, एंटी सोशल तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें काम करती। तो इसमें क्या होता है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, तीनों तरह के लक्षण को मिला के होलिस्टिक ट्रीटमेंट किया जाता है। तो होम्योपैथी से बड़ी होलिस्टिक पद्धति दूसरी कोई नहीं है। सर, मुझे जो पता चला है, आपके पास दोनों डिग्री है, होम्योपैथिक भी है और एलोपैथिक भी है, पर आप बीते 30 सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, होम्योपैथिक पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि हमें होम्योपैथिक की तरफ कब जाना चाहिए और एलोपैथिक की तरफ कब जाना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कोई भी चिकित्सा पद्धति सम्माननीय होती है, और वो चिकित्सा पद्धति है ही इसलिए क्योंकि वो लोगों के जीवन की रक्षा करती है, या उनके प्राण बचाती है, या उनको स्वास्थ्य लाभ देती है। हर चिकित्सा पद्धति बहुत अच्छी होती है, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, या कोई भी, चाहे वो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कोई सी भी पद्धति हो, सब बहुत अच्छी पद्धति होती हैं। भारत में सभी पद्धतियों को मान्यता नहीं है। भारत में एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी और सोवा रिगपा करके और एक सिद्धा मेडिसिन, इन पद्धतियों को भारत सरकार ने मान्यता दी है। सभी पद्धतियाँ समकक्ष हैं, सभी पद्धतियाँ बहुत अच्छी हैं। अब जहाँ तक आपने सवाल उठाया कि मैं दोनों डिग्रियाँ वाली बात, देखिए, जब मैं एलोपैथी की डिग्री ले रहा था उस समय मुझे ये लगता था कि इसी में सब कुछ है। फिर बाद में जब मैंने होम्योपैथी की डिग्री ली, तब मुझे लगा ये उससे ज़्यादा अच्छा कुछ है कि इसमें हम होलिस्टिक करते हैं, दूसरे में हम केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही कर रहे थे, केवल बीमारी का पैलिएशन कर रहे थे, या उसमें साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहे थे। तो मुझे लगा कि होम्योपैथी में मैं कुछ ज़्यादा अच्छा कुछ कर पाऊँगा, तो मुझे होम्योपैथी बेटर लगी। देखिए, कोई सी दो चीज़ एक सी तो नहीं होती, सम्मानित होना, अच्छा होना अलग बात है, लेकिन बराबरी में कहीं ना कहीं फ़र्क होता है। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी, मुझे होम्योपैथी अच्छी लगी। तो अब डिफ्रेंशिएट करने वाली बात, मुझे जो लगा कि अगर दोनों चीज़ों में आप क्वालिफाइड हैं तो आप अच्छा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कब किस पद्धति में आपको रेफ़र करना है, उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है। कई केस ऐसे आते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक केस आया था, कैंसर था, गॉल ब्लैडर में कैंसर था, कोलेंजियोकार्सिनोमा। उसने एलोपैथिक में दिखाया होगा, उसका डायग्नोसिस बनना, सीटी स्कैन वगैरह हुआ, बायोप्सी हुई, तो मेटास्टेसिस हो गया था, लिवर, किडनी सब जगह फैल चुका था। तो मैंने उसे सलाह दी कि होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको दूंगा, ठीक है, लेकिन इसमें कैंसर के मामले में जितना ये मेटास्टेसिस हो चुका है उसको रिकवर होने में कुछ समय लगेगा, और
उसकी किडनी भी ख़राब होने लगी थी, यूरिया क्रिएटिनिन भी बढ़ने लगे थे। तो जब तक मैं आपकी इस कैंसर के मेटास्टेसिस को ट्रीट करूँगा या कुछ करूँगा, इसकी वजह से जो आपको दूसरी परेशानियाँ शुरू हो गई हैं, किडनी में जैसे यूरिया बढ़ गया या कुछ हुआ, इसकी वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत हो जा रही है। साथ में उसको पीलिया हो गया था, जॉन्डिस बहुत ज़्यादा हुआ था, तो उसका बिलिरुबिन 15 से ऊपर चल रहा था। मैंने इसमें आपको जो है हेपेटोएन्सेफेलोपैथी भी हो सकती है या हेपेटोरिनल सिंड्रोम भी हो सकता है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें आपको आईसीयू में रखना पड़ेगा। वो हो सकता है आईसीयू में भी आप सेव ना हो पाएँ। तो उसका आसान तरीका है कि पहले हम एलोपैथिक मेथड ले लें। आप पहले वहाँ जाइए, कीमोथेरेपी वगैरह आप करा लीजिए, जिससे कि आपके जितने भी मेटास्टेसिस वाले लीजन्स हैं कम हो जाएंगे, आपकी बॉडी में कैंसर के तत्व थोड़े कम हो जाए, फिर हम आपका ठीक से ट्रीटमेंट कर सकें। उसका ट्रीटमेंट प्रारंभ किया, अब देखते हैं, अभी आज ही उसको फिर से पहली फॉलोअप किया है, इम्प्रूवमेंट आएगा। हमने सबसे पहले उसकी लाइफ एलोपैथी से सेव कर ली, अब हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट से उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, होलिस्टिक ट्रीटमेंट देंगे, उसको समूल उसकी बीमारी का नाश करेंगे। सर, अभी आपने दो चीज़ का नाम लिया, कैंसर और पीलिया। क्या वाकई ही होम्योपैथी इतनी का जो स्तर है या जो उसका ट्रीटमेंट है, कैंसर और पीलिया जैसी बीमारियां ठीक हो सकती है ये इससे? बिल्कुल हो सकती हैं। कैंसर और देखिए, पीलिया और कैंसर, इन सब के पीछे वही बात आती है, कॉज क्या है। अगर पीलिया के पीछे कोई ऐसा कॉज है कि उसकी सपोज़ जो सीवीडी ब्लॉक अगर हो गई है, जहाँ ब्लॉकेज की वजह से अगर पीलिया डेवलप हुआ है, तो उसके लिए तो ब्लॉकेज खोलनी पड़ेगी। मैंने पहले ही बताया था, अगर कोई कारण बना हुआ है, उस कारण को हटाना पड़ेगा। तो अगर ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को ढूंढना पड़ेगा। ब्लॉकेज नली के अंदर है, सीबीडी के अंदर कोई चीज़ है, कोई पथरी फंसी हुई है, कोई ट्यूमर बन गया है, कोई स्ट्रक्चर से बंद हो गई है, या बाहर से कोई दबाव की वजह से बंद है, पहले हम उसको फाइंड आउट करेंगे। अगर उस कारण को हम दवाइयों से हटा सकते हैं, सपोज बाहर से कोई ट्यूमर नली को दबा रहा, रास्ता बंद है, इसलिए पीलिया हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और उसको हो रहा है, तो हमने उस ट्यूमर को अगर घटा सकते हैं तो रास्ता खुल जाएगा, जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। तब उसका ट्रीटमेंट ट्यूमर का करेंगे, जिससे कि वो जॉन्डिस ठीक हो। और अगर हमें लगता है उस ट्यूमर को हम नहीं हटा सकते, मेडिसिन से नहीं होना है, या ट्यूब के अंदर कोई ऐसी ब्लॉकेज है, कैल्सिफिकेशन है, पथरी फंसी है, फॉरेन बॉडी फंसी है, उसके लिए हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम उसको तुरंत सलाह देंगे कि आप इसकी ERCP करा लें, या इसके लिए इसको ओपन सर्जरी करा लें, जो भी कुछ उसके लिए अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो भी है वो करें। तो बीमारी का कारण क्या है, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। होम्योपैथी की एक अपनी लिमिटेशन है, वो आपकी जॉन्डिस भी ठीक कर सकती है, कैंसर भी ठीक कर सकती है, सब कुछ ठीक कर सकती है, लेकिन उसके पीछे जो रूट कॉज है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे दायरे में है या नहीं है। डॉक्टर साहब, मॉडर्न लाइफ, डॉक्टर साहब, समाज के अंदर एक और भ्रांति है कि एंटीबायोटिक एलोपैथी में होती है और उसी तरीके से होम्योपैथिक में कोई एंटीबायोटिक नहीं होती है, इसलिए एलोपैथी की तरफ लोग जल्दी से भाग जाते हैं। इसमें कितनी सत्यता है, और इस तरीके से एलोपैथी खाने का, वो जो एंटीबायोटिक खाने का जो वो है, उससे कितना नुकसान होता है? देखिए, इसमें मैं आपको कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल दूंगा, आप खुद समझ जाएंगे सब दर्शक लोग कि ऐसा क्या डिफरेंस है। हमारी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है, उसके अंदर भी कीटाणुओं से लड़ने की बहुत ताकत होती है, जो हमें नेचर से मिली हुई होती है। फंगस हो, बैक्टीरिया हो, रिकेट्सिया हो, वायरस हो, कुछ भी हो, बॉडी उसको एक्सपेल करने की कोशिश करती है, और अक्सर बॉडी उससे जीतती ही है। बॉडी कब हारती है? जब हम बॉडी को कमज़ोर कर दें, या सामने वाला जो हमारे ऊपर अटैक करने वाला एंटीजन आ रहा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जैसे अभी कोविड आया था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि बहुत हेल्दी पर्सन्स को भी उसने अफेक्ट डाल दिया, तो बॉडी इम्यूनिटी नहीं दिखा पाई। इस तरह कई एग्जाम्पल होते हैं। अब सपोज किसी को टाइफाइड होता है, हम रोज़ बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, बाहर का भी खा लेते हैं, गंदगी भी जाती है, फूड बॉर्न डिजीज़ है, अंदर इन्फेक्शन, सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया अंदर चला गया, बॉडी में तेजा एसिड भी बनता है, बॉडी में एंटीबॉडी भी बनते हैं, उसने एंटीबॉडी बनाए, उसको बंद करके ख़त्म कर दिया। एक बार हुआ, दो बार हुआ, वो आए दिन ऐसा होगा, तो बॉडी कभी तो एग्जॉस्ट होगी, तो वो बैक्टीरिया सपोज अब उसने अपना काम शुरू कर दिया, अब बॉडी ने सरेंडर किया। धीरे धीरे हमारे अंदर बैक्टीरिया बढ़ने शुरू हुए, बॉडी ने उसके लिए एंटीबॉडी बनाने शुरू करे। अब एंटीजन इतना ज़्यादा था, इतने ज़्यादा कीटाणु थे कि एंटीबॉडी कम पड़ गए, या एंटीबॉडी इतने सफिशिएंट नहीं थे, या वो रेजिस्टेंट हो गया हमारा बैक्टीरिया। अब उसको किल करने के लिए क्या करना होगा? दो तरीके होंगे। बॉडी, जो हमारा शरीर है, अपने अंदर जो एंटीबॉडी बना रहा है उसको किल करने के लिए उनको मॉडिफाई करे, उनको इस टाइप से बनाए कि उस रेजिस्टेंट, जो पिछले एंटीबॉडी के लिए वो जो रेजिस्टेंट हो गए थे, उनको मारने के लिए नए तरीके की एंटीबॉडी बनाए, या और स्ट्रॉन्गर एंटीबॉडी बनाए, या क्वांटिटी बढ़ाए, तब कुछ हो सकता है। उसके लिए उसको बॉडी को रॉ मटेरियल चाहिए, रसद चाहिए, तो हम न्यूट्रिएंट्स अच्छे लें, ज़्यादा अच्छा खाएं पिएँ, बॉडी को रेस्ट दें, उसको थोड़ा सा मौका दें कुछ करने का। दूसरा,
अगर होम्योपैथी दवाई ले रहे हैं तो उस सिम्टम से, उस कंडीशन से मिलती जुलती सिम्टम वाली होम्योपैथी रेमेडी लें जो बॉडी को गाइड करेगी कि हमें इस तरह से एक पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इस टाइफाइड के बैक्टीरिया को मारने पे लगाना है और ये वाले एंटीबॉडी बनाने हैं। तो ये तो होम्योपैथी हो गया। अब इसमें एलोपैथी की बात करें। एलोपैथी में क्या है कि अगर ये वाला पॉइजन इतनी मात्रा में दें, इतनी कम मात्रा में दें कि थ्रेशोल्ड वैल्यू के नीचे, कि ये बॉडी को लिमिटेड नुकसान देगी लेकिन उस पर्टिकुलर कीटाणु को जड़ मार देगी, उसके लिए पॉइजनस है और हमारी बॉडी के लिए थोड़ा हार्म तो करेगी, तो इसे हम एंटीबायोटिक बोलेंगे कि इसको छिड़कने से, इसको खिला देने से या बॉडी में डाल देने से, इंजेक्ट कर देने से वो कीटाणु मर जाएगा, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन उस पॉइजन तो पॉइजन है, बॉडी की नॉर्मल चीज़ को भी कुछ ना कुछ नुकसान करेगी, वो साइड इफ़ेक्ट हो गए। अब एलोपैथी में क्या फ़ायदा हुआ, जैसे ही वो एंटीबायोटिक हमारे अंदर गया, उसने उस टाइफाइड के कीटाणु को मार दिया, थोड़े साइड इफ़ेक्ट हुए, कुछ दिनों बाद साइड इफ़ेक्ट खत्म हो गए। बैक्टीरिया हम पहले ही मार चुके थे, हमने धीरे धीरे रिकवरी कर ली। हो सकता है कि सारे बैक्टीरिया मर जाएं, हो सकता है कुछ बैक्टीरिया उसके लिए भी रेजिस्टेंट हो जाएं या कुछ छुप जाएं, वो बात का काम हो गया। होम्योपैथी ने क्या किया, बॉडी में गई, बॉडी को गाइड किया कि भाई उस कीटाणु को मारने के लिए ये वाला नहीं, ये वाला एंटीबॉडी चाहिए, इस इतनी क्वांटिटी में चाहिए। वो पूरी बॉडी को उसने ट्यून अप किया, उसका रॉ मटेरियल से उसने उसको बनवाया, फिर उसको किल किया। ये बात सच है, समूल नाश हुआ, लेकिन इसमें टाइम लग गया। इस टाइम को बचाने के लिए आदमी एंटीबायोटिक की तरफ भागता है कि जैसे ही कुछ हो फटाफट एंटीबायोटिक ले बैठे। तो अब हर आदमी के पास, मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जवाब दिया था कि किसके पास टाइम है। सबको ये लगता है कि अरे ऐसा है कि भैया जल्दी से एंटीबायोटिक ले लो, बीमारी को ख़त्म करो। फंगस लग गया, खूब खुजली हो रही है, एक एंटी फंगल क्रीम लगाओ। उसने एंटी फंगल क्रीम लगाई, फंगस के ऊपर जो उसके हाइफे होते हैं उनको जो है उसने जला दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन जो उसके रूट्स अंदर चले गए थे, स्किन के नीचे थे, वो तो वहीं रह जाते हैं। फिर क्यों होता है कि 10 दिन लगाने के बाद गायब हो जाता है, फिर 6 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर से निकल के आता है, फिर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है। क्यों? जो अंदर रह जाते हैं वो अंदर ही अंदर ग्रो करते हैं और ज़्यादा बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं, फिर निकल के आते हैं, फिर उनको किल करना आसान नहीं होता। फिर वही बात आती है कि अगर बॉडी ही उनको बाहर निकालती या बॉडी ही उनको किल करती तो परमानेंट होता, तब होम्योपैथी की याद आती है। तो यहाँ पर जो स्लोनेस डेवलप हुई, अब स्लोनेस इसलिए हुई कि हमने बॉडी को गाइड किया कि आपको इस तरीके से इस बीमारी को ख़त्म करना है, तो उसमें टाइम लग जाता है। और अगर यही चीज़ दूसरे में सोचें, डायरेक्ट हमने किल कर दिया तो डायरेक्ट किल हो गया। अभी कैंसर में क्या होता है, जो चीज़ प्रोडक्शन में ज़्यादा होती है वो कमज़ोर होती है, नाजुक होती है, क्वालिटी डाउन होती है। जो चीज़ कम क्वांटिटी में आप बनाते हैं वो चीज़ की क्वालिटी भी अच्छी होती है और वो स्ट्रॉन्ग भी होती है। तो बॉडी के जो हेल्दी सेल्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो कैंसर के सेल होते हैं चूँकि 1 से 2, 2 से 4 ना बन के वो 1 से 50, 1 से 100 हैवजड़ बनने लगते हैं। एक सेल से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 1 से 2 में डिवाइड होना चाहिए और एक पर्टिकुलर टाइम पे डिवाइड होना चाहिए, समय लेना चाहिए। उसमें पता लगा कि कैंसर में एक सेल से 500 सेल बन गए, जो 3 दिन बाद बनने चाहिए वो 3 घंटे में बन गए, तो क्वालिटी डाउन हो जाएगी, सेल नाजुक हो जाएगी। अब कीमोथेरेपी क्या करती है, एक ऐसा पॉइजन जो बॉडी की सेल्स को मार सके और इतनी कम मात्रा में, कंट्रोल्ड मात्रा में दिया जाए कि जो बहुत नाजुक सेल हैं वो मर जाएं, जो हेल्दी सेल हैं वो बच जाएं। तो कैंसर सेल तो नाजुक है, पहले वो मरेंगी, और बॉडी की वो सेल मरेंगी जो उसके समकक्ष नाजुक है, थोड़ी कमज़ोर है, नई सेल है, वो मरेंगी। तो बॉडी की सेल भी मरनी है। तो कैंसर की तो ज़्यादातर मरेंगी, बॉडी की नाजुक सेल कम मरेंगी। तो क्या होगा, साइड इफ़ेक्ट होंगे, लेकिन कैंसर पहले मरेगा। उस जो बॉडी की नॉर्मल सेल मर जाती है, जो कमज़ोर सेल होती है, उसकी वजह से हमारे नाखून झड़ना, बाल उड़ जाना, बाल सफ़ेद हो जाना, जो काली हो जाना, जो साइड इफ़ेक्ट मिलने होते हैं वो कैंसर में कीमोथेरेपी के मिलते हैं। तो वो सीधी सी बात होगी कि हमने एक पर्टिकुलर टाइप का कि भैया इस गरीबी की रेखा, अगर गरीब मिटाने हैं तो गरीबी इतने लेवल के आदमी को एक साथ ख़त्म करो। तो बहुत से अमीर भी जो उस समय गरीब हो गए होंगे या बैंक से लोन लिए वो भी मर जाएंगे।